हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट क्लास थर्ड की, जो आपको डेली 1 आवर और जो कल क्लास रही थी आपकी 15 अप्रैल को, वो आपकी 2 घंटे से ज़्यादा की क्लास रही थी, जिसमें हमने गायनेकोलॉजी के मोस्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंट्स गायनिक में यूज़ किए जाते हैं वो, और कुछ MCQs है जो सॉल्व किए थे। आज की क्लास में आपके लिए मोस्टली पीडियाट्रिक और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो जब तक आपका 3 जून को आपका एग्ज़ाम है, जो फाइनल डेट दी गई है एग्ज़ाम के लिए, तब तक आपके लिए पैनिक नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि सभी लोगों को यही लग रहा था कि आपका पेपर है, जो इवन जो लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 3 बार नॉर्सेट हो चुका है 2020, 21, 22 में, कभी भी जून में तो कभी भी नहीं, इस बार पहली बार हो रहा है। तो आपको उतना 2 महीने पहले ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आप अपनी तैयारी जी जान से करें। वैकेंसी 3000 के आसपास है, 80-20 रेशियो भी लगा हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। मे भी हो सकता है इस बार का एग्ज़ाम, क्योंकि हर बार 3 बार एम्स का एग्ज़ाम जो नॉर्सेट के लिए स्पेशली हुआ है, धीरे धीरे क्वेश्चंस हार्ड होते जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पर नॉर्सेट की क्लास के अलावा भी डेली चैनल पर एक 1 लाइनर MCQs की क्लास चलती है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, ताकि आप यदि यहाँ पे तो आपके जो थ्योरी बेस्ड और जो रेशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपको 30-40% तक इवन नॉर्सेट में भी 200 में से 30 से 35 क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप के आते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट मार्क है जो करना होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है, तो आप दोनों क्लास ज्वाइन किया कीजिए। और ये क्लास ओनली नॉर्सेट के लिए बस नहीं, MHSR भी जिनका तेलंगाना में पेपर है, या फिर MP ESB के लिए ग्रुप 5 का पेपर है, सभी में क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। और जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स, तो वहाँ पर आपको डेली एक टॉपिक बेस्ड है जो वीडियो अपडेट किया जाता है 15 से 20 मिनट का, तो वो भी आप एक बार ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। वो आपको एज ए नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से एज ए नर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया था, नॉर्सेट फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें, ये थर्ड क्लास है हमारी, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। मोस्टली लोगों ने आंसर सही दिया है, बट जिन्होंने नहीं दिया है तो उनका यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन था, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन्स आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन को कवर किया गया है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपको डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष में जो वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है नाउअडेज, वो न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV वैक्सीन। कौन सी? PCV और न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब जो वैक्सीन ऐड हैं, मिशन इंद्रधनुष का एक ही एम था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को फुली इम्यूनाइज करवाना, 2 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़। तो यहाँ पर पहले 7 वैक्सीन इंक्लूडेड थी। कितनी? 7 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था। जैसे इंद्रधनुष जो रेनबो है उसके 7 कलर होते हैं, वैसे ही 7 कलर ऑफ वैक्सीन थी यहाँ पे, जिसमें जो पहले 7 थी बट नाउअडेज 11 हो गई हैं। तो पहले 7 कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनस मतलब DPT, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। तो ये 7 टारगेटेड डिसीज़ के लिए वैक्सीन थी। मिशन इंद्रधनुष के जो 7 कलर हैं, तो 7 वैक्सीन थी प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया आफ्टर दैट, तो जिसमें रोटा वायरस जो कि डायरिया के लिए है, मीजल्स, रूबेला, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और IPV वैक्सीन को ऐड है जो किया गया था। तो जब ये वैक्सीन यहाँ पे ऐड हुई, रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला में MR हो गई, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और IPV, टोटल मिला के नाउअडेज 11 वैक्सीन्स को यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के तहत लाया गया है, जो कि डिसीज़ को प्रिवेंटेबल वैक्सीन है। क्लियर? आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल इरप्टेड इन बेबी आर। तो जो पहले टीथ हैं बच्चों के, फर्स्ट जो टीथ का इरप्शन है कौन से टीथ का होगा? लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर लेटरल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर या फिर अपर लेटरल इंसीजर। कौन से दांत हैं बच्चों में सबसे पहले आएंगे? सबसे पहले आने वाले दांत होंगे बच्चों के लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल आते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर।
जो कि कब आते हैं, 6 से 8 महीने की एज में बच्चों में आने लगते हैं। बट नाउ डेज आप 10 बच्चों को देखिए 6 से 8 महीने की एज ग्रुप के बच्चे, तो उनमें से 3 या 4 बच्चों के दांत आएंगे 6 से 8 महीने की एज में। टूथ डिलेइंग मतलब बच्चा इवन 1 साल तक का हो रहा है तब बच्चों में फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ देखने को मिल रहा है। इसको हम डिले डेवलपमेंट नहीं कह सकते, टूथ का डिले कह सकते हैं। बाकी बच्चे की हेल्थ हाइट ग्रोथ सब हो रही है, लेकिन नाउ डेज आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि यदि आपको आपके आस पड़ोस कहीं पे भी 10 बच्चे मिलते हैं, 10 में से 4 बच्चों के दांत ही सही टाइम पे आ रहे हैं, बाकी सभी के डिले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एज एन एग्जाम पर्पज से हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इरप्टेड टीथ हैं बच्चों में वो होते हैं नीचे के दांत, जिसको हम कहेंगे होते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर। और जो प्राइमरी टीथ होते हैं, कौन से प्राइमरी टीथ, 2 साल की एज तक पूरे हैं जो बच्चों में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोअर टीथ हो गए, कौन से, लोअर सेंट्रल इंसीजर हो गए, सबसे पहले आते हैं, जो कि यहाँ पे एज कंसीडर की जाती है 6 to 8 मंथ तक। कितनी? 6 से 8 महीने तक, 6 to 8 मंथ तक इसकी एज कंसीडर की जाती है। एंड देन आते हैं आपके अपर सेंट्रल इंसीजर। सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आते हैं, फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही 8 से 12 महीने की एज में अपर सेंट्रल इंसीजर आते हैं। क्लियर है? फिर लेटरल अपर इंसीजर आएंगे। इस तरीके से पूरे दांत हैं जो निकलते हुए आएंगे। बट एग्जाम में आपको मेनली या तो प्राइमरी टीथ का इरप्शन पूछा जाता है। प्राइमरी टीथ का मतलब ऐसे दांत जो बच्चे की 6 से 7 साल की एज के बाद सेटिंग होने लगती, मतलब गिर के सीधे परमानेंट नए टीथ आना स्टार्ट होंगे वो। क्लियर है? नेक्स्ट इज एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट इन अ बेबी। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि बच्चों के जो इरप्शन ऑफ टीथ है कब होने लगते हैं। ऑप्शन में 6 to 8 मंथ, 4 to 5 मंथ, 12 to 14 मंथ या फिर 8 to 10 मंथ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ पे नहीं जाना कि बच्चों के दांत डिले भी आ रहे हैं। आप एग्जाम में आपका एक ही आंसर कोई सही होगा और वो होगा 6 से 8 महीने की एज। कौन सी? 6 से 8 महीने की एज। और सबसे पहले जो दांत आएंगे वो होंगे लोअर सेंट्रल इंसीजर, नीचे के दांत। नेक्स्ट इज यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए ऐड किए गए हैं इस क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सीधा आपको आंसर पता रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ इन अ बेबी इज करेक्ट। तो प्राइमरी टीथ का बच्चों में सही ऑर्डर क्या है, मतलब किस एज में प्राइमरी टीथ प्रॉपर एज एन ऑर्डर वाइज आएंगे। लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार टीथ और कैनाइन टीथ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपका आंसर होगा पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आते हैं 6 से 8 महीने में, फिर अपर सेंट्रल इंसीजर आएंगे। कौन से? अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर लेटरल इंसीजर, फिर फर्स्ट मोलार टीथ और फिर कैनाइन टीथ। अकॉर्डिंग टू दैट इमेज के आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि पहले कौन से दांत आ रहे हैं। पहले आ रहा है लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि 6 से 8 महीने या फिर 6 से 10 महीने की एज में आ जाएंगे। फिर आएगा अपर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? अपर सेंट्रल इंसीजर। फिर आपका आएगा लेटरल इंसीजर। कौन सा? लेटरल इंसीजर। फिर फर्स्ट मोलार टीथ, फिर फर्स्ट मोलार टीथ। नेक्स्ट होगा आपका कैनाइन टीथ। कौन सा? कैनाइन टीथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके दांतों के आने का क्रम हो गया, जो कि हम प्राइमरी टीथ कहेंगे। किस तरीके से आएंगे? पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर एंड देन आफ्टर द फर्स्ट मोलार और कैनाइन टीथ। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन दैट इज अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ 9 मंथ्स। तो 9 महीने का बच्चा कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव करेगा? He can walk without support, drinking with a cup, running, standing with support। 9 महीने के बच्चे की बात हो रही है। वॉक तो विदाउट सपोर्ट 1 साल में कर पाएगा, कप से पानी 1 साल के बाद ही पी पाएगा, रनिंग 2 साल में बच्चा प्रॉपर भागने लगता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो कि 9 महीने की एज का होगा स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। क्या है? स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। दीवार पकड़ के, बेड पकड़ के, विंडो पकड़ के बच्चा खड़ा होना स्टार्ट करने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश या रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि जब इनएडुकेट ग्रोथ हो, क्या हो? इनएडुकेट ग्रोथ हो। तो यहाँ पर जो इनएडुकेट ग्रोथ में होगा वो होगा रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, इट्स नोन एज द फेलियर टू थ्राइव। क्या है? फेलियर टू थ्राइव। इनएडुकेट ग्रोथ और द इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ और ये जनरली अर्ली चाइल्डहुड में होगा, जो कि अंडर न्यूट्रिशन के कारण, बायोलॉजिकल या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट के कारण ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो फेलियर टू थ्राइव है जो यहाँ पे कभी भी अपने आप में डायग्नोस नहीं होता। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मेरी हाइट कम है तो बच्चे की भी कम होगी, वेट को लेके भी होगा। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो टीबी का कौन सा सिम्टम नहीं है? ऑप्शन में कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। कौन सा सिम्टम है जो टीबी का नहीं है? तो खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए तब टीबी को चेक करने के लिए कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बुखार हमेशा रात में आता है। कब आता है? फीवर है जो हमेशा रात में आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, ये क्या है? इसके प्राइमरी साइन है या फिर हम ये कह सकते हैं क्लिनिकल और प्राइमरी साइन दोनों हैं टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर जो होगा वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस आपने बहुत रेयर केस में देखा होगा कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं उनको हुआ हो, दुबले पतले सिकुड़े से लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा टीबी होने का रिस्क रहेगा। जैसे बीपी बढ़ने की समस्या जो मोटे लोग हैं ओबीज उनको होगा, वैसे ही टीबी के लिए इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर वेट गेन होना टीबी का साइन नहीं है। जो अर्ली साइन होते हैं कि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए, बुखार हमेशा रात में आना और बार बार निमोनिया होना जो कि एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होगा। कुछ एडवांस साइन होंगे, रात में पसीना होगा, डाइफोरेसिस जिसको हम कहेंगे, वेट लॉस होगा, फटीग होगी, रैसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा साइन है जो टीबी का नहीं है? तो होगा वेट गेन। क्लियर? टीबी होगी किससे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइसे। डायग्नोस कैसे की जाएगी? जो माउंटेक्स टेस्ट है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, उससे या फिर चेस्ट एक्सरे से, स्पुटम कल्चर से, इनके थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा कि टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे आपको टीबी से क्वेश्चन आते हैं। अब जो माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट है इसमें कितनी पीपीडी इंजेक्ट की जाती है इंट्राडर्मल रूट से? तो होती है 5 ml, कितनी? 5। और यहाँ पर कितना इंड्यूरेशन होता है? तो होता है 10। सर्किल बना दिया जाता है पीपीडी इंजेक्ट करके 10 mm पे। यदि उसमें पूरे में रेडनेस आती है दैट मीन्स आप क्या है? टीबी पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज abnormal pregnancy in which the conceptious implants outside the uterine cavity, extra uterine cavity भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग में ही कहा है कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें कॉन्सेप्सियस मटेरियल है जो इम्प्लांटेशन है कहाँ पे होता है? यूट्राइन कैविटी के बाहर। तो ये क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज है कि अबॉर्शन है? तो अबॉर्शन में तो ये कॉन्सेप्सियस मटेरियल ही पूरा एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। एंटीपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग होगी, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। मोलार प्रेगनेंसी में है जो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, इसमें एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा कुछ केस में, तो आपको लगेगा प्रेग्नेंट है, बट ये फॉल्स प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पर जब कॉन्सेप्सियस मटेरियल यूट्राइन कैविटी के बाहर, एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में, मतलब यूट्रस की बजाय कहीं और, जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है उसकी जगह फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ हो जाए, वेजाइना के यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसके लिए ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंफर्म कैसे होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं? तो कंफर्मेटरी टेस्ट यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे बेस्ट पता चलेगा कि बच्चे की पोजीशन कहाँ पर है, बच्चे का जो फीटस उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ है। क्लियर?
नॉर्मल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग है वहीं हो सकता है इम्प्लांटेशन हो जाए, तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहलाती है। नेक्स्ट इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट, तो मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, डिसेंट्री के लिए, कोलेरा के लिए कि डायरिया के लिए? तो कोलेरा के लिए तो मेनली टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ की जाती है। मेट्रोनिडाजोल किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो मेट्रोनिडाजोल का मेन यूज़ होता है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। किसको? डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। दो यहाँ पर डिफरेंस एग्जाम में आते हैं कि जब यदि डायरिया है या डिसेंट्री है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डायरिया में कभी भी फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में फीकल मटेरियल के साथ, स्टूल के साथ ब्लड भी आएगा। एक क्लासिकल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। डायरिया में जो वॉल्यूम होगा फीकल मटेरियल का उसमें फ्लूइड ज़्यादा होगा, वॉल्यूमनस फ्लूइड फीकल मटेरियल होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी और स्टिकी फीकल मटेरियल देखने को मिलेगा, वॉल्यूम भी कम होगा इसका। लेकिन डायरिया में ब्लड कभी भी नहीं आता फीकल मटेरियल के साथ, जो कि डिसेंट्री में आता है। अब यहाँ पर जो भी लोग क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी लोग MP ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हो तो उनके लिए भी पेपर्स अवेलेबल हैं, सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप वो पेपर्स और सीरीज़ ले सकते हैं। आप कहीं का भी पेपर देते हो आपको हर एक जगह के पेपर हेल्पफुल होते हैं। चीज़ मैं कई बार रिपीट करती हूँ, आपको ये चीज़ इसलिए रिपीट की जाती है कि आप हमेशा एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार जहाँ का भी पेपर देते हैं वो पेपर देख के आप ज़रूर जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट? क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन से टेस्ट इंक्लूड नहीं होंगे? अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइडल, अल्फा पीटोप्रोटीन, ह्यूमन कॉनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर इनेबिन बी। क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो यहाँ पर जो इंक्लूडिंग नहीं होगा होगा इनेबिन बी। क्या है? इनेबिन बी। अब क्या क्या चीज़ें हैं क्वाड्रुपल का? क्वाड्र का मतलब होता है चार चीज़ें, 4 वैल्यू। क्वाड्रुपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट में अल्फा पीटोप्रोटीन चेक किया जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइल चेक किया जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन चेक किया जाएगा, डायमेरिक इनेबिन ए चेक किया जाएगा। कौन सा? इनेबिन ए। लेकिन जो यहाँ पे चेक नहीं होगा वो होगा इनेबिन बी। तो क्वाड्रुपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट के क्वाड्र का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे 4 चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाएगी, अल्फा पीटोप्रोटीन की, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइल की, HCG हार्मोन की और इनेबिन ए की, ना कि इनेबिन बी की। एक होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। कौन सा? ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा पीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉइल है जो चेक किया जाएगा। हाई अल्फा पीटोप्रोटीन है तो NTD डेवलप है, एंसेफेली है। लो FP है मतलब बच्चे को जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं वो हो सकती हैं। फिर डबल मार्कर टेस्ट में बीटा HCG और पेपर टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल, इन तीन में से एक ना एक आपको यदि एग्जाम में आता है तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेपा में बीटा HCG और पेपा चेक किया जाएगा। तो जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है इसमें 15वें और 18वें वीक के बीच में इसको किया जाता है। इसमें अल्फा पीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉइल और HCG चेक है जो किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्ट हाईली कंटेजियस? सबसे ज़्यादा कौन सी कंटेजियस डिसीज है इनमें से? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। पेरीनेटल इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है जो कि है तो सभी, लेकिन कोई एक ऐसा है जो बहुत फास्ट तरीके से बच्चे को हो सकता है तो वो HSB। कौन सा? HSB, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। जो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, निसीरिया, गोनेरिया।
स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के। लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे कॉमन जो होने का चांसेस होगा, ट्रांसमिट होगा, हाईली कंटेजियस होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किससे होगा? निसीरिया गोनोरिया से, साइटोमेगालो वायरस से, हर्पीज वायरस से कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, जिसको हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे में जो आई इन्फेक्शन होगा, जो कि फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ में हो सकता है, जिसको हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, फिर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कह सकते हैं। इसका जो मेन कॉज होगा वो होगा निसीरिया गोनोरिया। क्या होगा? निसीरिया गोनोरिया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी को जॉइंटिस होता है तो आप फोटोथेरेपी यूज़ करके उसका जो बड़ा हुआ बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रग कौन सी यूज़ की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डाइज़ेपाम, बीटामेथासोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पर ये सभी मेडिसिन के नाम आपको टिप ऑफ टंग याद है, पहले से आपने कई बार पढ़े हुए हैं। लेकिन जॉइंटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए न्यूबॉर्न बेबी में तो वो कौन सी होगी? वो मेडिसिन होगी फिनोबार्बिटॉन। क्या है? फिनोबार्बिटॉन। इट्स एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोसाइरल ट्रांसफरेज। तो जो जॉइंटिस होता है न्यूबॉर्न में, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्यों होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है इसलिए। तो यहाँ पर जो फिनोबार्बिटॉन है लिवर पे क्या करेगी? एक्ट करेगी ताकि ग्लूकोसाइरल ट्रांसफरेज एंजाइम को रिलीज किया जाए। और ये एंजाइम क्या करेगा? आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन लेवल है उसको बाइल के थ्रू है जो बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है जॉइंटिस के लिए न्यूबॉर्न में होगी फिनोबार्बिटॉन। आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में एक डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। एक कौन सी डिफॉर्मिटी है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी, पैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटन रेयर डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, दो तरीके की डिफॉर्मिटी होती है। एक होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उसमें भी आपको इसी तरीके से फिंगर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो इमेज में दिख रही है कौन सी डिफॉर्मिटी है? तो ये कहलाएगी आपकी बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। इस डिफॉर्मिटी में क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड सिचुएशन में रह जाएगा, जिसके जो कि जनरली किसी भी ट्रॉमा के कारण होगा, जहाँ पर जो पीआईपी, क्या है पीआईपी हम जिसको कह रहे हैं, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा? हाइपर एक्सटेंशन होगा, जिसके कारण फिंगर ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। और ये कहलाएगी बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी, जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है जो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, दोनों क्या होंगे? हाइपर एक्सटेंड रहेंगे, जिसके कारण ये चीज़ है जो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो एक और इमेज है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जो बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में एक ही फिंगर ऐसी होगी, एक ही फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डाउन साइड चली जाएगी फिंगर, जो कि एक्सटेंशन के कारण होगा, मिडिल जॉइंट में एक्सटेंशन के कारण, और बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर दो डिफॉर्मिटी हैं एग्जाम में आ सकती हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपकी दो फिंगर हैं जो डाउन साइड को रहेंगी, लेकिन बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में ऊपर की तरफ जाके नीचे को झुकी हुई रहेंगी। इसीलिए दो इमेज ऐड की गई हैं और एक ही इमेज में दो चीज़ें भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर या तो आपको, यदि इनमें से क्वेश्चन आता है तो दिमाग में आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर तीन जॉइंट्स हैं, ये तीन जॉइंट्स हैं। तो तीन जॉइंट्स में से सेंटर वाला जॉइंट है बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब होगा, लेकिन जो लास्ट पॉइंट वाला जॉइंट है वो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब रहेगा। इन जॉइंट्स के जो डिफॉर्मिटी है इसके कारण आपको इजीली याद हो जाएगा। तो बॉटोनियर्स में आपकी एक ही फिंगर में, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पार्ट वाला जॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा फिंगर का। लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपका जो सेंटर के और आगे जाके जॉइंट, सेकंड नंबर का जॉइंट, वो डिस्टर्ब रहेगा। ट्रिगर्स फिंगर इस तरीके से रहेंगी। ट्रिगर फिंगर आप कभी कभी देखते होंगे कि
आपको कुछ इस तरीके से इंजरी वगैरह होती है तो आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे जकड़ी हुई रह जाएगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिगर फिंगर। अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजिशन एंड देन स्नैप्स स्ट्रेट, जो बीच का जो सेंटर जॉइंट है वहाँ से डिस्टर्ब होगी, देन आफ्टर स्ट्रेट हो जाएगी। मैलेट फिंगर में इंजरी होगी किसी टेंडन के कारण, क्या है, फिंगर्स और थंब में कुछ टेंडन के यहाँ पे इंजरी होगी, और स्पेशली इसको बेसबॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण, बेसबॉल फिंगर के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये रही आपकी मैलेट फिंगर। चारों तरीके की डिफॉर्मिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मैलेट हो गया आपका, स्वान नेक हो गया, ट्रिगर फिंगर हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ एच जी, 5 to 10 mm ऑफ एच जी, 23 to 30 mm ऑफ एच जी, या फिर 7 to 10 mm ऑफ एच जी। जो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ एच जी, कितना, 12 to 21 mm ऑफ एच जी। यदि लेकिन यही जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये बढ़ता किस केस में, जनरली ग्लूकोमा के केस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 15 से 21 mm ऑफ एच जी तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन का कॉज क्या होगा, पैरामिक्स वायरस, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, या फिर बोथ, या फिर HPV। तो गैस गैंग्रीन का जो कॉज होगा वो होगा एक बैक्टीरिया जो कि क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स रहेगा। कौन सा, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स, जो पैर सड़ाने का काम आप या फिर कह सकते हैं, फिर गैस गैंग्रीन का काम है इस तरीके से नेक्रोसिस डेवलप करेगा। ये क्या है, एक क्लोरिस्ट्रियम परफ्रिंग्स नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज वेल फ्लैक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। तो वेल फ्लैक्स टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफस फीवर के लिए, डेंगू के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो जो वेल फ्लैक्स टेस्ट है किया जाता है टाइफस फीवर को डायग्नोस करने के लिए, किसको, टाइफस फीवर को डायग्नोस करने के लिए, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। और यहाँ पर एक किया जाता है टाइफस को डायग्नोस करने के लिए, जो कि लूज बॉर्न टाइफस के कारण होगा, रिक्टीसिया, क्या है, बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहेंगे, रिक्टीसिया बैक्टीरिया, जिसके कारण टाइफस फीवर हो। टाइफाइड अलग है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, लेकिन टाइफस फीवर होगा रिक्टीसिया से, किससे, रिक्टीसिया से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट शेप्ड वायरस। तो इनमें से कौन सा है जिस वायरस का शेप बुलेट शेप रहेगा, हर्पीज जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस, या फिर HIV वायरस। तो कौन सा वायरस है जो कि बुलेट शेप वायरस कहलाएगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका रेबीज वायरस। कौन सा, रेबीज वायरस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू। तो लाइमी डिसीज ह्यूमन बीइंग में कैसे होंगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमंस में जो लाइमी डिसीज है कैसे ट्रांसमिट होके आपको आएगी, लाइमी डिसीज आपकी बॉडी में कैसे एंटर करेगी, यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिए। दी अबव, क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि लाइमी डिसीज है जो ना तो छींकने से होगी किसी पर्सन के पास, अभी तक ऐसे कोई भी केस नहीं मिले हैं कि किसिंग करने से हो या फिर सेक्स करने से हो। तो यहाँ पर लाइमी डिसीज फैलता कैसे है, जो कि टिक होस्ट कहाँ पे रहते हैं, डियर्स की बॉडी पर, किस पे, डियर्स पे। टिक लार्वा और जो लिम्फ वगैरह हैं कहाँ पे रहेंगे, लाइमी डिसीज के जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पे रहेंगे, घास में। यदि इस घास को गिलहरी ने खाया या फिर डियर ने खाया तो इनकी बॉडी में जब टिक्स जाएंगे
टिक जब आपको वाइट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके अंदर एंट्री करेंगे। लाइमी डिसीज़ है जो, जब ये टिक डायरेक्ट आपको वाइट करेंगे तब आपकी डिसीज़ में जाएंगे, ना कि किसी के इन्फेक्टेड छींकने, खांसने या फिर वाइट करने के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पढ़े भारत कैंपेन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किस टाइम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 10 अप्रैल 2022 को पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था। इसके तहत 100 दिन तक रीडिंग कैंपेन चलाया गया था। पढ़े भारत कैंपेन जो कि 100 दिन के लिए चला था, रीडिंग कैंपेन था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया था। तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन कब लाया गया था? 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक ये कैंपेन चला था, मतलब कि 100 दिन के लिए। कब तक के लिए? 100 दिन के लिए। नेक्स्ट वन इज आयरन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक की जेजुनम में। एक आता है आयरन का एब्जॉर्प्शन किस ऑर्गन में होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में आयरन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है? तो वो होता है यहाँ पर ड्यूडेनम में। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। आयरन आपकी बॉडी में कम है या ज़्यादा, तो सीरम फेरेटिन टेस्ट करके जो डायग्नोस किया जाता है कि आपकी बॉडी कितना आयरन एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। तो आयरन की डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सीरम फेरेटिन टेस्ट। अब यहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन मोस्टली होता है कहाँ पे? ड्यूडेनम में, छोटी आंत का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें। नेक्स्ट वन इज वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, कि नन ऑफ दी अबव में। तो वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी G6PD डेफिशिएंसी में। किस पे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी होती है यदि, तब ये G6PD डेफिशिएंसी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी? वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी, हेंस बॉडीज और वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। या फिर अप्रैल 1। तो वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे हम हर साल जो दिसंबर का जो 1 डे होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। कब मनाते हैं? दिसंबर 1 में। यहाँ पर एड्स डे को लेके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देखिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स डे से मतलब एड्स डे आ सकता, नहीं आ सकता, लेकिन जितने भी हेल्थ से रिलेटेड डेज हैं वो आपको एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपको जनरली याद हैं, बट फिर भी आप एक बार अपने रिवाइज ज़रूर कर लें। ऑलरेडी क्लासेस भी हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते दिसंबर 1 को है, लेकिन यदि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च पूछें तो फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। फिर इसकी सेकेंड फेज़ आई 99 में। फिर आया इसका नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी। याद रखना है यदि प्रोग्राम और पॉलिसी दोनों अलग अलग हैं। तो यदि नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी पूछे तो 2002 में आई थी। और NACP डायरेक्ट यदि लिखा आता है कि NACP लॉन्च कब हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको बताना 1992। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड फेज़ करके आता है तो वो भी आपको याद रखना है। फर्स्ट हुई थी 1992, सेकंड 1999 1999, थर्ड हुई थी 2000। ट्रीटमेंट जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है आपको एग्जाम में आता है, तो ये कब इनिशिएट किया गया था? 2004 में। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, पॉलिसी ART ट्रीटमेंट कब आया, एंड नेशनल काउंसिल ऑन एड्स कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो 2006 में। इसी तरीके से आपको TB के लिए भी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी डॉट्स कब ऐड हुआ, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, नाम कब बदला गया, ये सब आपको ट्यूबरक्लोसिस में भी याद रखना है, यही चीज़ें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज दैट मीन्स डिसीज़ को पता करना,
कॉज क्या है, रीज़न क्या है फैलने का, तो वो सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना पॉपुलेशन में, तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। तो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीज़ किस रीजन से हुई है, क्या कॉज रहा है, किस तरीके से स्प्रेड आउट हुई है, तो सब किससे हम क्या कहेंगे, टर्म यूज़ करेंगे, वो कहलाएगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड होती है, क्या इसका रूट रहा है, क्या कॉज रहा है, वो सभी चीज़ों की स्टडी क्या कहलाएगी, एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अ मेल क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विथ। यदि कोई मेल क्लाइंट है, मलेरिया डायग्नोस हुआ है, तो कौन सा है जो यहाँ पर सिम्टम प्रेजेंट होगा, इनलार्ज्ड पैंक्रियास, इनलार्ज्ड स्प्लीन, इनलार्ज प्रोस्टेट या फिर इनलार्ज एब्डोमेन। मलेरिया के पेशेंट में कौन सा ऑर्गन में इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली, दैट मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीनोमेगाली वर्ड आता है तो हम क्या कहेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। जहाँ पर भी मेगाली वर्ड यूज हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, साइज बढ़ी हुई इनलार्जमेंट है। तो मलेरिया के पेशेंट में क्या इफेक्ट होगा, स्प्लीन की साइज है जो स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और यदि टर्मिनोलॉजी में आता है यहाँ तो स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण होगा, ऑप्शन में है यहाँ पर a decrease of pH due to deficient HCO3, an increase in pH due to excess of HCO3, a decrease of pH due to excess of PCO2, an increase in pH due to deficient of PCO2। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस और एसिडोसिस हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। तो पीएच वैल्यू के कारण ये दोनों डिस्टर्ब होती हैं। तो यदि जब पीएच वैल्यू है जो क्या रहे, कम रहे HCO3 के कारण, तब क्या होगा, एसिडोसिस। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस दिया हुआ है। तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस, आपको यदि पीएच रेंज पता है तो आपको ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो एसिडोसिस क्या है, इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ लोअर पीएच देन द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45। एसिडोसिस में क्या होगा, ऐसी कंडीशन कि पीएच क्या होगा आपका, लो होगा, जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए उससे। और एल्कलोसिस में क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पीएच वैल्यू कम है, किसके कारण, HCO3 की कमी के कारण। यहाँ पर पीएच ऑफ ब्लड 7.35 होगा, जो बेसिक रेंज है इसकी ब्लड की, ब्लड पीएच की। लेकिन एल्कलोसिस में क्या होगा, इंक्रीज रहेगी। तो एक जो नॉर्मल रेंज है वो ब्लड पीएच की कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन इज प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स इज। तो स्टेरॉइड का प्रिकर्सर क्या है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलीरुबिन। तो स्टेरॉइड्स के प्रिकर्सर की बात की जा रही है। तो स्टेरॉइड का प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं आपको। नेक्स्ट वन इज डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विथ पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यदि किसी को पेप्टिक अल्सर है तो कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए कही जाएगी, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरी डाइट, हाई फाइबर्स डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो एक बेसिक सा फंडा है कि जब भी आपको कोई स्टमक में प्रॉब्लम होती है या फिर पेप्टिक अल्सर हो या फिर कुछ और अदर प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले खाने पीने में क्या बंद किया जाता है, स्पाइसी फूड। क्या स्टॉप किए जाते हैं, स्पाइसी फूड। यदि डायरिया है तो फाइबर डाइट को स्टॉप किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जा रही है पेप्टिक अल्सर की, क्या सबसे पहले अवॉइड करने को कहा जाएगा, स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले, ऑयली फूड। नेक्स्ट वन इज हार्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी अमंग हाई रिस्क ग्रुप, द ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी, a small portion of the community being immunity to a pathogen। तो हर्ड इम्यूनिटी, जब लास्ट टाइम जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो बहुत सारा आपने न्यूज़ में देखा होगा
कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में किसी डिसीज़ को लेके पर्टिकुलर इम्यूनिटी का बनना। लास्ट टाइम कहा गया था कि कोविड की इम्यूनिटी जो बॉडी में डेवलप हो गई है बहुत सारे लोगों में, तब उसको क्या टर्म यूज़ किया गया था, हर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसे ही यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके इम्यूनिटी का डेवलप होना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमेंथिक इज एडेड टू डायथाइल कार्बामाजीन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जब हम ट्रीट करते हैं तो डायथाइल कार्बामाजीन है, उसके साथ कौन सी एंटी हेलमेंथिक एजेंट है जो हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है पारेंटेपेलमोएट, पिप्राजीन, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो क्या है जो हम यूज़ करेंगे डीईसी के साथ में, डायथाइल कार्बामाजीन के साथ में एडजुवेंट वैल्यू सेट करनी है हमें, तो एंटी हेलमेंथिक एजेंट हम कौन सा लेंगे। तो मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल दोनों ही है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास रहेगी एंटी हेलमेंथिक एजेंट जो हम यूज़ करेंगे डीईसी के साथ में वो क्या होगी, एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट वन इज पेशेंट्स ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। तो यदि किसी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दी जा रही है तो क्या चीज़ है जो हम उसकी मॉनिटर करेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो क्या है जो हमें बार बार मॉनिटर करना होगा जिस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, फ्रूसेमाइड देंगे। तो जो चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, फ्रूसेमाइड या फिर लूप डायूरेटिक्स। यदि आपको डायरेक्ट लूप डायूरेटिक्स मेडिसिन कहें या फिर फ्रूसेमाइड कहें तो हमें क्या मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, हाइपोकैलेमिया, दैट मीन्स लो पोटेशियम लेवल, ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होना। तो एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं फ्रूसेमाइड का, जो कि क्या काम करता है, सोडियम को किडनी में रीअब्जॉर्ब करने से कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब ये सोडियम को कम करने का काम करेगा तो बॉडी का जो एक कॉमन साइड इफेक्ट शो होगा वो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर या फिर लो पोटेशियम लेवल। इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हाइपोकैलेमिया। यदि यहाँ पर हाइपोटेंशन होता तो हम उसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ARDS। ARDS में है जो क्या देखने को मिलेगा, कौन सा साइन है जो देखने को मिलेगा। ऑप्शन है डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एयर सैक हैं वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी में डेप्रीवेट होगी, कमी होगी। तो ARDS में क्या होगा, जो एल्वुलाई है वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा। जब फ्लूइड कलेक्ट होगा तो क्या करेगा, डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज। मैंने यही एक जो जिसको हम वेट लंग भी कहेंगे, याद रखना है, ARDS का दूसरा नाम क्या है, वेट लंग्स। क्यों है इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एल्वुलाई वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट होगा, इसलिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD। PCOD का कॉमन सिम्टम, टिपिकल सिम्टम कौन सा है, प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, इनवोल्यूशन, डिसमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि साइन होगा किसका, PCOD का। तो PCOD जो कि कॉमन प्रॉब्लम हो गई है नाउअडेज वुमेन में, तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, तो इसका जो मेन क्या होगा, टिपिकल साइन क्या होगा, वो होगा इनवोल्यूशन, कि जो ओवरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करेगी, एग को ही रिलीज नहीं करेगी। क्या होगा, जब एग रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग रिलीज होगा, लेकिन जब एग रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, हम उसको क्या कहेंगे, इनवोल्यूशन। और इनवोल्यूशन PCOD का एक कॉमन साइन है। नेक्स्ट वन इज a patient got admitted to the hospital with a history of reduced renal reserve. His urine sample were studied. Which of the following is an important index of renal disease? यदि किसी पर्सन को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में
रीनल रिजर्व की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, हिस्ट्री रही उसकी, यूरिन सैंपल की स्टडी की गई। तो कौन सा इंडेक्स है जो कि बताएगा कि रीनल डिसीज पेशेंट को है, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, एल्ब्यूमिन या फिर बाइल पिगमेंट। तो जो यहाँ पर कौन सा लेवल बताएगा कि पेशेंट को क्या है, रीनल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो एल्ब्यूमिन को हम यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं, रोथरास टेस्ट, पॉचेट्स टेस्ट, हे टेस्ट या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं। तो जो टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जिससे हम पता करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं। और जो अदर टेस्ट है वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो यहाँ पर रोथरा टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडीज तो नहीं है, किसके लिए, यूरिन में एसीटोन बॉडी यदि पूछा जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए जनरली जब कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है तब किया जाता है रोथरा टेस्ट। हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट तो नहीं है। और यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन के लिए कहा गया है तो क्या होगा, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर क्रेटिनिन। तो यूरिन का जो इनऑर्गेनिक क्या है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है, वो है अमोनिया। कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। क्या होंगे, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है, अमोनिया। नेक्स्ट वन इज द कंसेंट्रिक रिंग सराउंडिंग द ऑस्टियम इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज कॉल्ड। ऑस्कल्टेशन जब हम लंग्स का करेंगे तो बीजिंग साउंड के लिए हम प्रॉपर क्या बताएंगे कि ये हाई पिच्ड स्क्वीकी म्यूजिकल साउंड है। जब आप क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगा, म्यूजिकल साउंड जिसको यहाँ पर कहा गया है, उसको हम क्या कहेंगे, बीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ऑप्शन में नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द डिसीज प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब्स द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू द डिसीज प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आप क्या देंगे, तो यहाँ पर एक तो जो चीज़ पेशेंट उस डिसीज़ को लेके क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो होगी, पेशेंट की प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यदि आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कहा जाता है तो क्या होगा, वो होगा कि डिसीज़ को लेके पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना, पेशेंट ठीक होते जाएगा, रिकवरी करते जाएगा। तो डायग्नोसिस जब आप बनाएंगे, केयर प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी भी चेंज करेंगे, पहले पेन था बाद में नहीं होगा, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। इसी टाइप से यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब्स द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू द डिसीज प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज which of the following sign test is a nurse assessing when a patient is able to stand with feet together and eyes open but sways or falls with eye closed। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता है, पूरे टेस्ट के नाम भी जो दिए हुए हैं वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेशेंट को जब हम असेस करते हैं तो दोनों पैर साथ में खड़े करके चेक करेंगे, आंखें खोले हैं तब वो सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करेगा तो वो गिर जाएगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में चौवेस्टिक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, रॉम्बर्ग साइन या फिर हेस टेस्ट। तो ये कौन सा साइन है,
जिसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट को यदि हमने दोनों पैर पर एक साथ खड़ा किया है, आइज़ ओपन है, तो वो देख पा रहा है, जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो गिर जाएगा। तो जनरली ये मेंटल बैलेंस के लिए, अटैक्सिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनके लिए भी किया जाता है। तो क्या है, रोमबर्ग साइन। क्या है, रोमबर्ग साइन। इस तरीके से डॉक्टर्स चेक करेंगे, या फिर आप शराब पिए पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में तो पुलिस वाले जो आपको पकड़ेंगे वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको अपने दोनों पैरों के साथ में इस तरीके से जो इमेज दिख रही खड़ा किया जाएगा। आप जब आँखें खोले हैं तब आप आइज़ ओपन किए हैं तो देख सकते हैं, सब प्रॉपर खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आँखें बंद करेंगे तब आप क्या होगा, आपका बैलेंस है जो बिगड़ेगा और आप गिर जाएंगे। तो क्या है, रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग टेस्ट भी हम इसको कहेंगे। चौबोस्टिक साइन देखने को मिलेगा जब टिटनस की टिटेनी है जो बॉडी में हमारी डेवलप हुआ हो, जब आपको चौबोस्टिक साइन है देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, फेशियल नर्व में ट्विस्टिंग होगी। और जो फेशियल नर्व है यहाँ पर हम परकसन करेंगे तब आपको ट्विस्टिंग होगी, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी भी होगी और पेन भी होगा। ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट वन इज A 3-year-old boy is admitted to the emergency department after a fall that fractured his arm. What would be the type of assessment that the nurse will quickly conduct? तो यहाँ पर 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, उसके आर्म में फ्रैक्चर है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ के लिए प्रॉपर असेसमेंट करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द काइंड स्ट्रेंथ। 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गिरने के कारण आर्म में फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसे केस में आप कौन सा असेसमेंट तैयार करेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड, मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करते हुए असाइन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या हो गई, आर्म में फ्रैक्चर है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स बताता तब हम अलग तरीके का असेसमेंट करते, लेकिन यहाँ पर कौन सा असेसमेंट रेडी करेंगे हम? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज when assessing body temperature on hospitalized patient, the rectal route would be preferred by the nurse in which of the following patient। देखिए क्वेश्चन कितना इजी और ट्रिकी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो रेक्टल रूट यूज़ करने वाले हैं। तो कौन से पेशेंट में आप रेक्टल रूट को यूज़ करेंगे? 12-year adolescent with fever, a 55-year-old lady with cardiovascular disease, एन अनकॉन्शियस 6-month-old इन्फेंट, या फिर 30-year-old मैन विथ हेमरॉइड्स। तो अब यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप के पेशेंट में रेक्टल रूट को अपनाएंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो 12 साल का बच्चा है, एडोलेसेंट बच्चा है, तो उसमें हम रेक्टल रूट नहीं अपनाएंगे, बल्कि एक्सिलरी या फिर ओरल से टेम्परेचर चेक कर लेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के पेशेंट में रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं, और जिनको हेमरॉइड्स है तो उनको भी अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर जो 6-month-old इन्फेंट है, अनकॉन्शियस है, उसका टेम्परेचर हम रेक्टल रूट से चेक करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यदि आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूजिंग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ नर्स असाइन हाई प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड्स। तो जब हम हायरार्की मॉडल यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो नर्स कहेगी हाई प्रायोरिटी कौन सी होगी पेशेंट की, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम या फिर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर लो पूछ सकते, बॉटम पूछ सकते हैं। जनरली टॉप प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी या फिर बॉटम प्रायोरिटी पूछी जाती है, तो वो क्या है, एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स फॉल्स अंडर विच डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस के हमने डायमेंशन पढ़े हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर डायमेंशन है कि ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी जिसमें हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको टॉलरेट कर सकते हैं, यदि कुछ हमसे वो गलत भी बोलते हैं तो वो हेल्थ एंड वेलनेस का कौन सा डायमेंशन है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल या फिर सोशल। तो यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो क्या होगा, सोसाइटी से रिलेट करेगा आपका,
इसमें आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, आपके पास इतनी टॉलरेंस है कि आपसे कोई कुछ बोल जाता है और आप उसको सहन कर लेते हैं ज़्यादा। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो इस टाइप का डायमेंशन कौन सा कहलाएगा? सोशल डायमेंशन। यदि आपकी बॉडी से रिलेट करती हुई कुछ प्रॉब्लम होती वो आती फिजिकल में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्स while educating a patient admitted to a surgical ward inquiries about his fluid intake and elimination pattern. She also checks his blood pressure and encourages to take plenty of oral fluids and a rough-phase diet. A nurse is addressing which level of need according to Maslow. यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में मास्लो की थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सर्जिकल वार्ड में पेशेंट है, फ्लूइड इनटेक ले रहा है, एलिमिनेशन पैटर्न आप पूछ रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं उसका और इनकरेज कर रहे हैं कि आप अच्छा पानी पीजिए, रफ डाइट लीजिए। तो किस टाइप का मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपने बताई? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सेल्फ स्टीम नीड। तो प्राइमरी चीज़ क्या होती है मास्लो हायरार्की में? वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें क्या होगा? फूड, सेक्स, स्लीप, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स में। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लूइड इनटेक और एलिमिनेशन पैटर्न एंड यहाँ पर प्रॉपर सोना, खाना, ये सब किस में आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल नीड में। नेक्स्ट वन इज a community health nurse gives health education to a group of mothers with children aged below 5 years on safety precaution to reduce falls among children and healthy diet. Which level of prevention is the nurse practicing? तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ मदर्स को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे 5 साल से कम एज की है, तो उनके लिए इसलिए कह रही है कि बच्चों में हेल्दी डाइट दीजिए प्रॉपर तरीके से उनको, ताकि गिरने से भी वो बच सकें। प्रिकॉशन बरतना है आपको, कैसे गिरने से बचा सकते हैं, हेल्दी डाइट देंगे हम। तो किस टाइप का प्रिवेंशन होगा? ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन है, पहले से ही आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, जिससे हम उनको माल न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन से बचाने की बात हो रही है। जब हम किसी चीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज a nurse screens individual in a place for certain disease and refers symptomatic individuals for immediate treatment to prevent complication and shorten the period of disability. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है कि एक नर्स है, क्या कर रही है? स्क्रीनिंग कर रही है गांव के लोगों में कुछ डिसीज़ को लेके। तो यहाँ पर जब नर्स है जो स्क्रीनिंग कर रही है, तो किस टाइप की स्क्रीनिंग की जा रही है? या फिर डिसीज़ है, कुछ सिम्टम्स है, उनको ट्रीट भी कर रही है ताकि कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, द अबव एक्टिविटी फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? डिसीज़ है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है कि कुछ डिसेबिलिटी ना हो पाए कम पीरियड में ही। तो कौन से प्रिवेंशन? इसके सिम्टम हैं और हम उनको चेक कर रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन से प्रिवेंशन में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में क्या करेंगे, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने बात की। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन यदि टर्म यूज़ है, हेल्थ एजुकेशन वर्ड यूज़ है आपके लिए, प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि हम इस डिसीज़ से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो किस में आएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा कि डिसीज़ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है हमें, तो किस में आएगा? सेकेंडरी में। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट में, लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड में डिसीज़ या ट्रीटमेंट दी या ठीक करने की कोशिश की, तो सेकेंडरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन को लेके। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टर्सरी प्रिवेंशन का ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट अ नर्स इज एंगेज्ड इन टर्सरी प्रिवेंशन?
तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सी एक्टिविटी दिख रही है कि नर्स उस एक्टिविटी में एंगेज रहेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट्स अ पेशेंट होम टू गो टू द चेंज अ वुड ड्रेसिंग. A nurse assesses the risk factor of patient in the casualty admitted with chest pain. A nurse schedules a rehabilitation session for a patient who has undergone knee replacement surgery. A nurse provides health education to school children on healthy eating. अब यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है. ऑप्शन नंबर डी किस में आ जाएगा? प्राइमरी में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है स्कूल चिल्ड्रंस को कि अच्छा खाना खाएंगे तब स्वस्थ रहेंगे. फिर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी. तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट को, तो आएंगे सेकेंडरी. टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन आ जाएगा. पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कोई अदर सर्जरी, लेकिन अब उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में. और यहाँ पर जो शेड्यूल किया गया है, नर्स शेड्यूल्स रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये किस में आ जाएगा? ये आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में. आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हों. ना हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको एक बार फिर से तीनों जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विथ डेफिनेशन और 8-10 एग्जाम्पल के साथ है आपको बता दिए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम. नॉर्मल साइनस रिदम के कैरेक्टर कौन से नहीं हैं? ऑप्शन है यहाँ पर वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रिदम इज रेगुलर. वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रेट 60 to 100 in the adult. PR interval variable interval more than 0.20 seconds. P wave normal and consistent in shape, always in front of the QR. टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं तो आपको कार्डियक टेम्पोनेट का बैक्स ट्रायड याद रखना है, जिसमें ब्लड प्रेशर लो होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, मफल हार्ट साउंड देखने को मिलेगा. तो क्या है यहाँ पर? पैराडॉक्सिकल पल्स भी सी का एक साइन है. तो यदि यहाँ पर आप ये देखिए जो ऑप्शन है इनमें कहीं भी आपको बीपी हाई नहीं बताया गया है. यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि लो बीपी कहीं पर भी नहीं बताया गया इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तो जब डिक्री यहाँ पर वीनस प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होगा. यदि 3 बैक्स ट्रायड का मतलब होगा 3. यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल कोलैप्स भी होगी. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बैक्स ट्रायड है ये 3 साइन है किसके? कार्डियक टेम्पोनेट के, जो एग्जाम में आपको एक्सेप्ट करके भी पूछे जा सकते हैं, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट में क्या है जो क्लासिकल साइन के लिए अपनाया जाता है, तो वो है बैक्स ट्रायड. नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग इन लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड. लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? जो कर्वेचर है थोरेसिक स्पाइन का कैसा, वो लेटरल साइड, तो क्या है? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर एनक्लोसिस. तो इसके लिए हम क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे? तो लेटरल कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन क्या कहलाएगा? देखिए इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन में कहा है कि डिफॉर्मिटी है लेटरल कर्वेचर की थोरेसिक स्पाइन में, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? स्कोलियोसिस. दैट मीन्स सी शेप स्पाइन है जो देखने को मिलेगी. यदि काइफोसिस कहेंगे तो आउटवर्ड, ये देखिए जो यहाँ पर स्पाइन है कैसी है? बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? काइफोसिस. यदि कहते कि ये क्या है? इनवर्ड, अंदर साइड को टर्न हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस. तीनों इमेज याद रखना है. सी शेप होता है तो स्कोलियोसिस, आउटवर्ड बाहर की तरफ स्पाइन जाती है तो काइफोसिस, और अंदर की तरफ आती है तो लॉर्डोसिस. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एलोप्यूरिनॉल फॉर ट्रीटिंग द गट. तो ये सबको याद है कि गट के ट्रीटमेंट में एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है. तो जो एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है गट ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर इन डिक्रीज साइनोवियल स्वेलिंग, इट इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, इट प्रिवेंट्स सिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड, या फिर इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन. तो जो एलोप्यूरिनॉल है ये ट्रीटमेंट ऑफ गट के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली क्या है? मेडिसिन है.
तो यहाँ पर एलोप्यूरिनॉल का जो क्या है, हाई यूरिक एसिड लेवल को क्या करती है, कम करती है, या फिर यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। जो एलोप्यूरिनॉल है इसका मेन काम क्या है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करना। डिक्रीज हाई है तो उसको क्या करना है, कम करना है। हाई ब्लड यूरिक एसिड लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, एलोप्यूरिनॉल। और ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है गट में। साथ ही साथ किडनी स्टोन के लिए भी हाई यूरिक एसिड लेवल यदि होता है तो उसको भी ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होने लगेगा जॉइंट्स के यहाँ पर, जिसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो ये एलोप्यूरिनॉल यूज़ करके जो हम क्या कर सकते हैं, जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे, और ऑलरेडी जो बढ़ चुका है उसको बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज A patient suffering from gastroesophageal reflux disease (GERD) is most likely to report which of the following complaint? तो यदि पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, तो कौन सी कंप्लेन है जो वो करेगा, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नॉजिया या फिर हार्टबर्न। तो ऐसे पेशेंट में, GERD के पेशेंट में जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, क्या देखने को मिलेगा, कॉमनली हार्टबर्न। नेक्स्ट इज Which of the following is a predisposing factor in the formation of stratitive stones in the renal calculi? तो यदि स्ट्रूटिव स्टोन बनते हैं रीनल कैल्कुलाई है यहाँ पर, तो कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे, दैट मीन्स ये स्टोन फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पर। ऑप्शन में यूटीआई, गट हाइपरकैल्सीयूरिया या फिर हाइपर ऑक्सिलयूरिया। तो यूटीआई है जो मोस्ट कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर होगा रीनल कैल्कुलाई के लिए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज एसोसिएटेड विद द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर है, यदि ब्लैडर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, आपका यूरिन उस टाइम पर बाहर लीक हो जाती है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, स्ट्रेस, अर्ग, रिफ्लेक्स या फिर ओवरफ्लो। तो यहाँ पर ओवर डिस्टेंशन ब्लैडर है, स्ट्रेस जब आप चिंता में रहें जब निकले तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस। अर्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ग इनकॉन्टिनेंस में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लैडर की जितनी क्षमता उससे ज़्यादा आप यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हो तब इनवॉलेंट्री लॉस होता है, दैट मीन्स यूरिन पास हो जाती है, तब उसको क्या कहेंगे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज विच सेल्स ऑफ पेंक्रियाज रिलीज द हार्मोन ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन की कौन सी सेल्स, पेंक्रियाज की कौन सी सेल है जो ग्लूकागोन को रिलीज करेगी, ए सेल, बी सेल, डी सेल या फिर गामा सेल। तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन कौन करेगी, अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स किसके लिए करेंगी, इंसुलिन के लिए। डेल्टा क्या करेंगी, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट वन इज अ वॉल ऑफ लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पीस ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, 6, 7, 8 या फिर 9। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज, यहाँ पर पीस ऑफ कार्टिलेज होते हैं, टोटल 9। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनियन रिएक्शन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पार्किंसन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है, दैट मीन्स पार्किंसन जैसे साइन सिम्टम क्रिएट कर सकती है। मेटक्लोप्रोमाइड, सिमेटिडिन, रेब्राप्रोजोल या फिर कोलेस्टेपॉल। मेडिसिन का नाम आपको बताना है कि पार्किंसन रिएक्शन कौन सी मेडिसिन कॉज कर सकती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। इवनिंग में हम जीके और जीएस के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। तो यदि किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स लेग्स एंड आर्म्स, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, प्लेस द टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, और टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। कभी भी सीजर्स, चाहे टॉनिक क्लॉनिक हो, फेब्राइल सीजर्स हो या फिर किसी भी तरीके के सीजर्स आते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है पर्सन को इंजरी से बचाना। ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। क्या है, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी, पर्सन को भी इंजरी होने से
बचाना है आपको, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सीजर्स वाले मरीज में कि पर्सन को आपको क्या करना है, ना तो बांधना है, ना ही हेड को बेड एलिवेट करना है, ना ही टंग ब्लेड रखना है क्लाइंट के माउथ में। ऐसे केस में आपको पर्सन को इंजरी से बचाना है, जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। द राइट आंसर इज टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। नेक्स्ट इज the term Phlegmasia albadonens refers to। Phlegmasia albadonens का मतलब क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोस वेन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। फ्लैगमेसिया एल्बाडोलेंस क्या है? फ्लैगमेसिया एल्बाडोलेंस का मतलब यहाँ पे होगा आपका रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है। और ये डेवलप कब होता है? यदि जब आपने आपकी बॉडी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उसको क्या कर रही हैं, यदि आपने खाई तब भी कुछ असर नहीं हो रहा है, उसके उस पर बेअसर होती है वो दवाई, तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। Next one is the contraceptive device that suppress the ovulation is। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो सप्रेशन को ओवल्यूशन को जो एग रिलीज होने वाली प्रोसेस होती है उसको सप्रेस करेगी? कॉन्डोम, कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर माला एन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि ओवुलेशन को सप्रेस करने का काम करेगी वो होगी माला एन। कौन सी? माला एन, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि दो हार्मोन से मिलके बनी होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने का काम करेगी। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ना एग रिलीज होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस जो माला एन है या फिर माला डी, इसमें टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिसमें 21 हार्मोनल पिल्स होती हैं। बाकी जो रिमेनिंग 7 पिल्स होती हैं एक कौन सी होती हैं? आयरन की टैबलेट होंगी जो कि फेरस फ्यूमरेट फॉर्म में रहेगी। जब पीरियड्स खत्म होते हैं, 28 दिन की साइकिल को कंसीडर किया जाता है। जब पीरियड्स खत्म होते हैं उसी के 5वें दिन से आपको ये टैबलेट लेना स्टार्ट करनी है 21 डेज तक। देन आफ्टर आपको रिमेनिंग 7 डेज है जो यहाँ पे आयरन की टैबलेट लेना है, जो कि 7 दिन आपको कंटिन्यू करना है। तो ये क्या है? माला डी और माला एन। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माला डी किस तरीके की मेडिसिन? इंजेक्टेबल फॉर्म की, टैबलेट, कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल फॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर माला डी जो एग्जाम्पल है किस टाइप का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।